सुप्रभात, my dear students and my dear audience, all of you are welcome to जैन रोजगार क्लासेज। आज मैं आपको बहुत अहम मुद्दे पे चर्चा करने जा रहा हूँ, खास करके हिमालय के गोद में बसा आपका एक काफ़ी सुंदर देश नेपाल, जो आज सुलग रहा है। और क्यों सुलग रहा है, इसका कारण जो है जानने के लिए आप बेसब्री से इंतज़ार भी करते आ रहे हैं। आज भारत का जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो आपका बांग्लादेश रहा हो या श्रीलंका रहा हो या नेपाल रहा हो, इन सारे देशों में खास करके जो तख्ता पलट के स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, वो समान तरीके से युवाओं के जरिए, विद्यार्थियों के जरिए, यूथ के जरिए अब बात आ रही है कि आखिर इन सारे प्रकार से जो आपके क्षेत्रीय जो डिस्टर्बेंसेज हैं वो क्यों करवाए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं, उसमें किसकी मुख्य भूमिका रही है। ये सारी चीज़ों के ऊपर जो पर्दे पड़े हैं उसके पर्दे हम उठाएंगे। मैं M.K. भारद्वाज आप सारे लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज मैं आपके ज्वलंत प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। नेपाल में तख्ता पलट के जो मुख्य कारण हैं उसमें किसकी भूमिका सबसे अहम है, चीन की या अमेरिका की? और अगर इन दोनों में से किसी की भी है तो आखिर क्यों? और कुछ ही दिनों में 8 सितंबर से प्रोटेस्ट के ऊपर जो है चर्चा शुरू होती है और 10 तारीख के होते होते नेपाल पूरे जो है आग की लपट में खो जाता है। युवाओं का एक जन सैलाब रोडों पे आ जाता है और ये जन सैलाब को वहाँ की वर्तमान में शासन व्यवस्था रोकने में अक्षम रहती है और एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करते हुए वहाँ के संवैधानिक व्यवस्थाओं को तहस नहस कर दिया जाता है। इसके मुख्य कारण क्या हैं? भारत जो उसका अहम पड़ोसी देश है और भारत जो उससे काफ़ी क्लोज संबंध रखता है, इथनिक रिलेशन रखता है, रिलीजियस रिलेशनशिप है उनके, इन सारे चीज़ों पे भी खुल करके बात करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर दूं कि आखिर अहम कारण जो है आपके नेपाल के अंदर जो सुलगती हुई व्यवस्था है, जो जलती हुई व्यवस्था है, जो आक्रांत की व्यवस्था है, जहाँ पे लोगों में भगदड़, एक आशंका का माहौल बना हुआ है, जहाँ पे जीवन और जीवन के साथ साथ जो है वहाँ के सारे लोगों का आर्थिक व्यवस्थाओं पे काफ़ी कठोर प्रभाव पड़ रहा है। वहाँ के जीवन के साथ साथ विद्यार्थियों के साथ देखा जाए तो विद्यार्थी को पॉलिटिक्स से जोड़ा गया। इसमें सोशल मीडिया पे प्रतिबंध की बात सबसे जो है अहम रूप से आ रही है। लेकिन मैं बताऊं कि आपको खास करके जब से SCO की बैठक हुई तब से लेकर के ये चीज़ें वहाँ पे थोड़ी सी अलग दिख रही है। SCO में इंडिया का बैठक के बाद चीन के साथ नज़दीकी बढ़ती है, नज़दीकी बढ़ने के उपरांत जो है अमेरिका की बौखलाहट आती है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसी न किसी रूप में अमेरिका का रहा है और इसे जो है हम निश्चित तौर पे स्वीकार करें, क्योंकि अमेरिका जो है हमारे देश के सारे पड़ोस का वातावरण खराब कर करके हमारे लिए एक मानवीय संकट पैदा करना चाह रहा है, जहां पे आस पड़ोस के राष्ट्रों में एक भगदड़ जैसा माहौल हो और बड़े संख्या में लोगों का माइग्रेशन हो, जिसका प्रभाव भारत के ऊपर एक आर्थिक बोझ बन करके पड़े। एक यहाँ की शांत व्यवस्था में खास करके एक विच्छिन्नता पैदा करने का सरकार पे एक जो है काफ़ी असरदार, आंशिक असरदार जो है प्रहार करने का कोशिश किया जा रहा है। आंशिक असरदार प्रहार कहने का मतलब ये होता है कि भारत संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ भी हम वही करेंगे जो तुम्हारे पड़ोसी राष्ट्र में करके दिखाए हैं। यह एक नमूना है। वर्तमान में कुछ मात्र गिने चुने 2 युवा व्यक्ति पूरे सोशल मीडिया के जरिए सारे युवाओं को कुछ ही समय में इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के साथ सबसे पहले जिसमें आपका नाम दिया जाता है जेन जेड। क्या नाम दिया जाता है? जेन जेड।
और JNZ क्या है, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है एक बालेंद्र शाह व्यक्ति के नाम के द्वारा, जो चुना हुआ एक मेयर है, इंडिपेंडेंट रूप से एक मेयर है काठमांडू में 2022 में मेयर के रूप में चुन करके आया इंडिपेंडेंट रूप से, और ये अपना शक्ति जो है प्रदर्शन किया सोशल मीडिया के जरिए, लोगों को यूनाइट कर करके चुनी ही सरकार को अपदस्थ किया गया। इतना ही नहीं किया गया, वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री को जिंदा जला दिया गया, वहाँ के राष्ट्रपति भवन को जला दिया गया, और वहाँ के सारे संवैधानिक संस्थाओं में तोड़ फोड़ की गई, आग लगाई गई। ये सारे असहज रूप से नहीं हुआ, ये सारे कार्य जो है सुनियोजित तरीके से किए गए, और इस सुनियोजित कार्य को करने में किसकी मुख्य भूमिका रही ये आज तक के जो है लोगों को पता नहीं चला। लेकिन मैं बता दूं कि सारी जो है घटनाओं के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी एजेंसियां हैं जो गुप्त रूप से भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, और इसके जरिए भारत को आगाह किया जा रहा है। क्या इसका कोई असर भारत के ऊपर नहीं पड़ने वाला है? क्या भारत के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा जो आर्थिक जो संबंध है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, कॉमर्शियल रिलेशनशिप है, एक ह्यूमन रिलेशनशिप है, कल्चर रिलेशनशिप है, इस सारे चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। क्योंकि अगर शांति होती है तो हमारे जो आर्थिक संबंध हैं, हमारे जो बाजार व्यवस्था है, ये सारे सुदृढ़ रहते हैं। लेकिन अगर जो है हमारे पड़ोसी मुल्क उथल पुथल अवस्था में होंगे, जहाँ पे राजनीतिक स्थिरता होगी, निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर होगी, सरकार जो है वहाँ चुनी हुई नहीं होगी, तो वैसे अवस्था में निर्णय लेने की क्षमता क्या होगी? शून्य के बराबर होगी, और हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों से जो व्यापारिक संबंध हैं उसको अच्छे तरीके से जारी नहीं रख सकते हैं। तो एक तरीके से आर्थिक प्रहार है भारत के ऊपर। दूसरा है, भारत के खिलाफ भी जो है कुछ बातें की गई, नेपाल में की जा रही है, खास करके जो है वहाँ के रहने वाले जो है भारतीय लोग, खास करके बिहार से संबंधित जो लोग हैं और अन्य राज्यों से, यूपी से संबंधित लोग हैं, वहाँ भी उन लोगों का रहना क्या है, थोड़ा मुश्किल है। हालांकि मुख्य कारण जो बताया जा रहा है मीडिया के जरिए, वो निपोटिज्म को बताया जा रहा है, भाई भतीजावाद को बताया जा रहा है, करप्शन को बताया जा रहा है। लेकिन वहाँ सबसे बड़ा कारण बताया गया सोशल मीडिया के ऊपर प्रतिबंध के कारण युवाओं को इकट्ठा किया गया बालेंद्र शाह के द्वारा और जो है सुधनपुरा के द्वारा। जो है ये दो मुख्य चेहरे हैं जो खास करके वहाँ के व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने में मुख्य भूमिका निभाया है, और विगत 3 दिनों में ही वहाँ की सत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया गया, और वहाँ की भयावह स्थिति पैदा करते हुए वहाँ के लोगों में एक जो है असंतोष की स्थिति पैदा करते हुए अमेरिका का कुछ गुप्त एजेंसी है जो इसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है। तो मैं कहता हूं कि भारत के लोग जितने भी हों सावधान हों, हमारे देश के लोग सावधान हों, क्योंकि ये कोई मामूली सी बात नहीं है। इसके अलावा आपका जो सरकार है, भारत की सरकार, उस पर नज़र बनाए हुए है, कोशिश में है कि जल्द से जल्द वहाँ शांति बहाल हो। हमारी भी एजेंसियाँ इसमें लगी है कि कम से कम वहाँ पे जो भी लोग हैं वहाँ मानवीय सुविधा पहुँचे और वहाँ के लोगों के हित की रक्षा की जाए। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग अपने देश की जो है वस्तु स्थिति संभालने में अपनी भूमिका निभाएं और आस पड़ोस में घटने वाली घटनाओं पे भी नज़र बना के रखें, क्योंकि ये सारी स्थितियां जो है आम नहीं है, ये खास है हमारे शांति, हमारे प्रगति, हमारे एकता के ऊपर एक काफ़ी असरदार प्रहार के रूप में देखना चाहिए। इसे जो है हमें सकारात्मक रूप से देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रभाव होगा, इम्पैक्ट होगा भारत के ऊपर, वो निगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, all of you must be ready to keep your country united and try to strengthen your unity, your brotherhood। और इसके साथ मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान
अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे ऐसे पड़ोसी देश हैं भारत से जहाँ पे स्थिरता के नाम पे अभी जो है काफ़ी कुछ जो है हो रहा है और अस्थिरता यहाँ बरकरार है। अभी किसी भी देशों के साथ भारत का आर्थिक व्यापार और आर्थिक संधि इतने मजबूत स्थिति में नहीं पहुँच सकती जितना पहुँचना चाहिए। तो टैरिफ जंग के साथ साथ जो है हमें पड़ोस में भी जो है निपटने के लिए एक भौगोलिक जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसके माहौल को बद से बदतर बनाया जा रहा है ताकि हम अपने आर्थिक स्थिति को अपने एशियाई मुल्कों में खास करके पड़ोस के देशों के साथ संबंध बना करके हम अच्छा ना कर सकें। तो हमें जो है सारे लोगों को, देशवासियों को इकट्ठा होना है और इकट्ठा हो करके अपने देश की सहिष्णुता, गरिमा, एकता को बरकरार रखने के लिए संकल्प लेकर के काम करना है, एकजुट होकर के। जय हिंद, जय भारत।